प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। हम इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे मौर्यकालीन प्रशासन। जो मौर्य साम्राज्य था, आपने देखा, हमने पूर्ववर्ती वीडियो में चर्चा की है, एक विशालतम साम्राज्य था और मौर्य काल में पहली बार एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को लागू किया गया था और जिसका आदर्श था लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करना। हम बात करते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी के स्रोत क्या है। मौर्यकाल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में आप देखते हैं कि महान राजनीतिक विचारक कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीति और प्रशासन पर एक विस्तृत और विशाल साम्राज्य की अवधारणा, उसके महत्वपूर्ण आयाम, सबके बारे में विस्तार से उल्लेख मिलता है। दूसरा, यूनानी यात्री मेगास्थनीज का जो ग्रंथ था इंडिका, उससे। तीसरा, अशोक के अभिलेखों से, और इसके अलावा भी अन्य जो बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन साहित्य से भी हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करते हैं कि मौर्यकालीन प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं। तो हम पहले बात करें, पहली विशेषता थी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और उसको आदर्श बनाया। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श को प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप दिया गया मौर्य काल में। दूसरी उसकी विशेषता थी सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, यानी मौर्य काल में जो सत्ता थी, पावर जिसको हम कह सकते हैं, वो केंद्र में सम्राट के पास अत्यधिक केंद्रीभूत थी। सत्ता इर्द गिर्द सम्राट के ही घूमती थी। तीसरी विशेषता थी जो मौर्यकालीन अधिकारी तंत्र था, जिसमें अमात्य एक विशेष श्रेणी के अधिकारी थे, जो सामान्य संज्ञा थी। वो एक विकसित अधिकारी तंत्र की जो व्यवस्था है, जो कल्पना है, उसको वास्तविक रूप दिया गया मौर्य काल में। यानी विकसित व्यवस्था थी अधिकारी तंत्र की, जिनका बड़ा एक लंबा तामझाम, उनके अधिकार, कर्तव्य आदि और जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई थी। अगली महत्वपूर्ण विशेषता थी कठोर न्याय व्यवस्था। यानी मौर्य काल में जो न्याय व्यवस्था थी, दंड विधान था, वो अत्यधिक कठोर था। यह अलग बात है कि अशोक ने उसको उदार बनाने का प्रयास किया। एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर प्रशासन का व्यवस्थित और सुव्यवस्थित नगरीय प्रशासन। यानी जो नगर थे, बड़े बड़े नगर थे जो मौर्य काल में थे, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी सुव्यवस्थित और विकसित थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका गुप्तचर व्यवस्था, जो अत्यधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित थी। किसी भी शासक राजतंत्र में कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जो महत्वपूर्ण और जरूरी है वो है गुप्तचर व्यवस्था, और मौर्यों की गुप्तचर व्यवस्था भी अत्यधिक विकसित और सुव्यवस्थित थी। इसके अलावा उनकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी सुव्यवस्थित राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था, तथा एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी कि मौर्य काल में जो प्रजा के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए, प्रजा हित के, लोकोपकारिता के, सार्वजनिक कल्याण के अनेकों अनेक, यानी विशद या यूं कहीं विस्तृत जो कार्य उनका किया गया, वो इसी क्षेत्र में किया गया। लोक प्रजा हित के लिए लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी कार्य किए गए, ये उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगर हम बात करते हैं कि निरंकुशता, केंद्रीकरण, दंड विधान की कठोरता, ये भी है, तो उसका
राज्य हित के साथ उनका समन्वय स्थापित किया गया था। उनमें भी राज्य हित को ही सर्वोपरि रखा गया था। ये नहीं था कि उसमें प्रजा के हितों को साथ को टकराव हो या प्रजा के हितों को अनदेखा किया गया हो, ऐसा नहीं था। राज्य के हित में ही इनका समन्वय स्थापित किया गया था। दूसरी ओर जनता को उनके अनुचित शोषणात्मक गतिविधियों से बचाने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए थे। दासों, कर्मचारियों को मालिकों के अत्याचार से बचाने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए थे। अनाथ, दरिद्र, मृत सैनिकों तथा राज्य कर्मचारियों के परिवारों के भरण पोषण का भी राज्य की तरफ से उनको विशेष सहायता दी जाती थी। तो इनसे स्पष्ट होता है कि जो निरंकुशता, दंड विधानों की जटिलता, केंद्रीकृत व्यवस्था, तो इनमें भी राज्य हित, प्रजा हित दोनों का समन्वय करके ही इनको विधान किया गया था और इनको लागू किया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बताना चाहूँगा कि आप इतिहास में जब राजनीतिक व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं आप के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो उसमें जो चीज़ें जिस तरह अध्ययन किया जाता है, मैं उसकी एक रूपरेखा मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा रहता है राजतंत्रात्मक व्यवस्था में, केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है राजा यानी सम्राट, दूसरा मंत्री परिषद, फिर इसी में मंत्री परिषद से तीसरा जो भाग बनता है विभिन्न राज्यों में, राजतंत्रों में अलग अलग जो ढांचा रहा है प्रशासन का, विभाग, उनके नाम अलग है, उनके पदनाम अलग है, उनकी संख्या अलग है, तो इनके आधार पर उनका अलग अलग वर्गीकरण हो जाता है। केंद्र प्रशासन राजा या सम्राट, मंत्री परिषद का भी अगर उप विभाग है तो वो, फिर मंत्रियों की संख्या, मंत्री विभागों के नाम, विभागों का काम, ये फिर आता प्रांतीय प्रशासन यानी केंद्र से नीचे की इकाई प्रांतीय प्रशासन। और प्रांत को विभिन्न राजतंत्रों में, विभिन्न कालों में, विभिन्न समयों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जाना जाता रहा है। प्रांतीय शासन में प्रांतीय जो अधिकारी है उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, उनके उत्तरदायित्व। इसके बाद प्रांत से नीचे अपन नीचे जाते हैं स्थानीय प्रशासन, तो आप देखेंगे कि प्रांत से नीचे की इकाई जो है उसको विभिन्न वंशों, कालों और समय में विभिन्न नामों से पुकारा गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, उनका विभाजन भी अलग अलग मिलता है। तो किसी जगह स्थानीय प्रशासन में जिले का शासन आ जाएगा, स्थानीय नगरीय शासन आ जाएगा, फिर नीचे ही नीचे जो आता है ढांचा वो आता है स्थानीय प्रशासन, ग्राम प्रशासन। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रांतीय व्यवस्था के बाद में जो महत्वपूर्ण चीज़ हम पढ़ते हैं प्रशासन और राजनीति व्यवस्था में, वो है राजस्व व्यवस्था। यानी उस समय में उस शासक की, उस वंश की राज्य की आय व्यय का व्यवस्था, उसका विभाजन, उसकी कार्य पद्धति, उसकी योजनाएं, उसकी किस तरह क्रियान्वित की गई, लागू की गई, आय का साधन क्या था, व्यय किस तरह किन पर किया जाता था, समस्त लेखा जोखा आता है राजस्व व्यवस्था में। इसके बाद सैन्य व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न भाग रहा है। सैन्य व्यवस्था के बाद में न्याय व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में आ जाती है गुप्तचर व्यवस्था या पुलिस की व्यवस्था, भी उसी का पार्ट आ जाता है। फिर महत्वपूर्ण पार्ट है न्याय व्यवस्था कि उस वंश, उस राज्य, उस शासक
और वो काल जिसका हम अध्ययन करते हैं वहाँ का न्याय व्यवस्था, दंड विधान किस प्रकार का था। तो ये मैंने आपको इसका रूपरेखा बताई है। तो हम इसी संदर्भ में बात करेंगे मौर्य प्रशासन, और मौर्य प्रशासन में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन के। जैसे कि मैंने आपको बताया, केंद्रीय प्रशासन के जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं वही है राजा, मंत्री परिषद, अगर उसका उपविभाजन है तो वो, और विभिन्न विभाग, उनके नाम, उनके अधिकारी, उनके कार्य और उनका उनसे संबंध आदि। तो हम मौर्य प्रशासन की बात करते हैं, केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्यकालीन जो केंद्रीय प्रशासन था उसके हमें 3-4 भाग दिखाई देते हैं। जैसे पहला है अभिन्न और महत्वपूर्ण जो अंग था मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन का, वो था सम्राट यानी राजा। इसके बाद मंत्री परिषद, फिर तीसरा था मंत्रिण, और चौथा था उन मंत्रियों के विभिन्न विभागों का नाम जिनको तीर्थ कहा जाता था, और विभागों की संख्या क्या थी, उनके क्या क्या काम थे ये। और इसके अलावा एक और जो व्यवस्था हमें दिखाई देती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में, वो हमें दिखाई देती है अध्यक्षों की। तो हम बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन, और सबसे पहले बात करते हैं राजा अर्थात सम्राट की। तो मौर्य काल में भी राजा ही, सम्राट ही सर्वोच्च पदाधिकारी था। उसी में समस्त न्यायिक अधिकार यानी न्यायपालिका की समस्त जो दायित्व, जिम्मेदारियां, अधिकार थे वो सब कुछ उसमें थे। कार्यपालिका के सारे अधिकार राजा में मौजूद थे। इसके अलावा व्यवस्थापिका के समस्त, जो आप आज वर्तमान लोकतंत्र में देखते हैं, तो सारे समस्त अधिकार राजा में ही निहित थे। समस्त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि सब कुछ राजा में ही निहित थे। वो निरंकुश था। अगर सैद्धांतिक दृष्टि से हम बात करें तो निरंकुश था, लेकिन निरंकुशता पर भी कुछ प्रतिबंध लगे हुए थे, जो धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण आदि। इसके अलावा कौटिल्य जो अनुभवी राव था वो राजा की अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण का कार्य करता था। समस्त अमात्य यानी अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनकी पदोन्नति करना, उनको कार्यों का विभाजन करना, उनके उत्तरदायित्वों को तय करना, उनको पद से हटाना, यानी सब कुछ राजा की इच्छा पर निर्भर करता था। जो राजा था वो मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था, अमात्यों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि समस्त शक्तियां राजा में निहित होने के बावजूद भी जो मौर्यकालीन सम्राट था, राजा था, वो निरंकुश नहीं था। जैसा कि आप अशोक के पैतृक राजत्व का सिद्धांत के संदर्भ में देखते हैं, या कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र में जो बातें निकल के आती हैं, या जो वो कह चाहता है कि राजा के लिए आवश्यक नहीं है कि वो क्या चाहता है, बल्कि उसके लिए आवश्यक है कि प्रजा का हित किसमें है, प्रजा क्या चाहती है। तो वो स्वयं कहता है कि प्रजा हित, कल्याण, उसका सुख, ये सर्वोपरि होना चाहिए कि शासक के लिए। तो इन समस्त बातों से जाहिर होता है कि मौर्यकालीन शासक निरंकुश नहीं थे, और उनको बराबर अपने प्रजा, अपने जनता के कल्याण की सदैव चिंता रहती थी, और उसके कल्याण के लिए वो सदैव निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। सम्राट के बाद में मंत्री परिषद। आप जैसा कि देखते हैं, चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र की बात अलग है, लेकिन लोकतंत्र में तो मंत्री परिषद होती है, लेकिन जो राजा है इतने विशाल साम्राज्य की अकेला देखभाल नहीं कर सकता, प्रशासन नहीं चला सकता। उसके सहयोग के लिए, उसके समर्थन के लिए, उसके सहायता के लिए, उसके कार्यों का, आदेशों की पालना के लिए एक मंत्री परिषद ज़्यादातर राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी हमें दिखाई देती है। तो मौर्य काल में भी मंत्री परिषद थी, और मंत्री परिषद के लिए सामान्यतः जो शब्द का प्रयोग किया गया है मौर्य काल में वो है परिषा। और इस मंत्रिमंडल का जो यानी परिषा के सदस्यों की संख्या भी बताई गई है, और वो बताई गई है 12। और इन परिषा के सदस्यों को जो वार्षिक वेतन मिलता था वो था 12,000 पण वार्षिक वेतन। 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था इनको। और
जो ये परिषद के जो मंत्री थे, सदस्य थे, वो प्रशासन में सम्राट को, राजा को सहायता देते थे, लेकिन मंत्री परिषद की सलाह को मानने के लिए सम्राट यानी राजा बाध्य नहीं था। वो बहुमत के विरुद्ध भी कार्य कर सकता था। शायद ज़्यादातर इनकी जो परिषद के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे राजा, लेकिन आवश्यक नहीं था कि वो बहुमत के निर्णय को माने। दूसरा कि इनकी जो बैठकें होती थी, जो ज़्यादातर उनको गोपनीय रखा जाता था। हम मौर्य काल में मंत्री परिषद यानी परिषद से नीचे एक इकाई और उप विभाजन और दिखाई देता है, जिनके सदस्यों की संख्या, जिनका नाम था मंत्रिण, जिनको मंत्रिण कहा जाता था। वो शायद उसमें जो सदस्य थे वो थे 3 या 4, यानी परिषद बड़ी थी, मंत्री परिषद और परिषद जिसके सदस्यों के जिसके नामकरण होता था, नाम कि क्या नाम था उसमें, तो वो दैनिक कार्यों के लिए नहीं बुलाई जाती थी। लेकिन जो मंत्रिण, इसका उप विभाजन था। जैसे आज हम आज के संदर्भ में जैसे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में देखते हैं कि मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आदि होते हैं, उसी तरह जो कैबिनेट मंत्री और उसमें भी विशेषकर 4-5 विभागों जो पावरफुल मंत्री होते हैं, उसी तरह मौर्य काल में जो मंत्रिण के सदस्य थे उनकी भी यही स्थिति थी, जो राजा के, सम्राट के विश्वास पात्र थे, योग्य थे और राजा सम्राट को सीधी अपनी सलाह दे सकते थे, योग्य थे, और सम्राट जिनकी सलाह को महत्व देता था वो थे मंत्रिण के सदस्य और महत्वपूर्ण विभागों का जो दायित्व संभालते थे। इनके सदस्यों को, मंत्रिण के सदस्यों को 48,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था, 48,000, और ये महत्वपूर्ण मुख्य मंत्री हुआ करते थे। धन्यवाद।